नमस्कार। योर मनी पर वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर आज हम कर रहे हैं कपल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग। शादी आपकी जिंदगी में एक नया पड़ाव होता है जहां बहुत से नए नए सपनों के साथ कई जिम्मेदारियां भी आती हैं। लेकिन अगर अच्छी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी हो तो आप बड़ी आसानी से इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी वैलेंटाइंस डे स्पेशल शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत चुस्तगी और आज हम करेंगे भावेन भाटिया और उनके फियांसे एकता शाह की फाइनेंशियल प्लानिंग, जिनकी जल्द ही शादी होने वाली है। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस खास शो में। सबसे पहले तो भावेन और एकता, कांग्रेचुलेशंस, 24 तारीख को आपकी शादी होने वाली है और बहुत अच्छा मौका है हेमंत जी इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने अब तक अपनी कितनी प्लानिंग करके रखी और क्या क्या सोच कर रखा है अपने बारे में। तो हैव यू गाइज डिस्कस अबाउट योर फाइनेंशियल्स? आप लोगों ने अपने गोल सेटअप किए हुए हैं? बिकॉज शादी के बाद कई जिम्मेदारियां आती है, साथ ही कई सारे सपने भी होते हैं। एक टाइम श्योर बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, जैसे कि घर लेना होगा, गाड़ी लेनी होगी। क्या तैयारी है अब तक? तैयारी की बात करें तो टू बी वेरी फ्रैंक कोई तैयारी नहीं है। द वर्ल्ड इज सो फास्ट कि वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट बट देन प्लान नहीं करते। वी जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। सो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहां पे नॉट ओनली अस बट अपार्ट फ्रॉम अस जो दूसरे जो कपल्स है जो अभी शादी करने वाले, अभी शादी का सीजन भी आ रहा है, तो उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी क्या करना है। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन अ वे। बिल्कुल। तो आपके बारे में बात करते हैं। आप क्या करते हैं और आप दोनों की सालाना आय क्या? आप दोनों काम करते हैं? जी, वी बोथ वर्क। सालाना आय क्या है आप लोगों की? यू कैन से, यू वांट टू नो टोटल? आपको टोटल जानना है या इंडिविजुअली? एनुअली। एनुअली टोटल जानना है, हम दोनों का मिला के जानना है। यू कैन से इट शुड बी अराउंड 8 to 10 lakhs। ओके, 8 to 10 lakhs। ओके, तो आपके गोल्स किस तरह के हैं? गोल्स यानी कि जैसे कि कहा जाए तो शादी के बाद एक घर तो लेना ही होता है। तो फिलहाल वी वुड बी मूविंग ऑन द रेंट, बट देन डेफिनेटली घर लेना है फ्यूचर में। एक गाड़ी तो बनती है और फिर ऑफ कोर्स आफ्टर 3 years 4 years किड्स बनते हैं, तो किड्स की एजुकेशन प्लान करनी होती है। उसके साथ साथ जैसे कि सर ने हमें बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, जिसका मैं क्वेश्चन पढ़ते ही मैं शॉक्ड हो गया कि आप अपने माँ बाप की केयर कैसे करोगे शादी के बाद। तो द लाइफ इज सो बिजी कि ये सब हमने सोचा ही नहीं है। तो डेफिनेटली ये सारे गोल्स हैं, तो वी आर थिंकिंग अबाउट इट डेफिनेटली। बिल्कुल, तो आपके तमाम गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं आज योर मनी में। हेमंत सर, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपकी शादी अगर अब होने वाली है या अभी अभी हुई है, तो कपल्स को किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए शादी के बाद? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंस को डिस्कस करें। बिल्कुल। आई मीन अगर जिस कपल की शादी होने वाली है या शादी हो गई है, फाइनेंस इज द लास्ट थिंग जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बाकी चीज डिस्कस नहीं करते हो, आप डेफिनेटली बाकी चीजें डिस्कस करते हो कि फैमिली में क्या होगा, हमको क्या करना है, हनीमून के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है, सब डिस्कस होगा। लेकिन फाइनेंस कभी डिस्कस नहीं होता। आई थिंक उसको इग्नोर करना मुझे लगता नहीं बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है जब आप बैठ के डिस्कशन करते हैं अपने फाइनेंस के बारे में, आप एक दूसरे को समझते हैं। आपका एटीट्यूड पैसे के लिए क्या है, आप सेवर हैं, स्पेंडर हैं, बहुत जरूरी है वो जानना। और जितना जल्दी आप जान जाएंगे उतना अच्छा है। और ऐसा नहीं कि ये चीज छुपेगी, 1 या 2 साल बाद वो बाहर आएगी। बिल्कुल। तो फिर शायद तब तक कहीं ना कहीं वो थोड़ी बिटरनेस लेके आता है। क्योंकि अगर एक पार्टनर जो है स्पेंड करता है, एक पार्टनर बचाने में विश्वास करता है, तो वो चीज आप पहले ही डिस्कस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा समय वही डिस्कस करना है, ये बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है इसके बारे में। तो जैसा मैंने कहा, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को समझ लीजिए, आपका एटीट्यूड क्या है पैसे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपके ड्रीम्स हैं। आई मीन अगर आप बैठ के डिस्कस करें, अपने दोनों साथ बैठ के डिस्कस करें कि हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे एस्पिरेशंस क्या हैं, तो उनको अचीव करने का मजा कुछ और ही है। बिल्कुल। बजाय इसके कि 2 आदमी जो है एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। तो आई थिंक एक बार जब आप बैठेंगे आपको पता चलेगा। और गोल्स की जैसे आपने बात की, गोल सिर्फ ये नहीं कि घर लेना है या हमें वेकेशन पे जाना है। आपकी अपनी एस्पिरेशंस हो सकती हैं। हो सकता है आपको आगे जाके हायर एजुकेशन करनी हो, वो भी देखना है। और जैसा आपने कहा 2-3 साल के बाद बच्चे हों और रिटायरमेंट हो, ये ऐसे गोल हैं जो इसके बारे में आप कभी सोचना नहीं चाहते। अभी लगता है इतनी यंग है, इतनी जल्दी क्यों बात करना है। लेकिन एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, जितना जल्दी आप शुरू करें, छोटी छोटी रकम से आप बड़ी रकम बना सकते हैं। तो आई थिंक एक बार अगर आप बैठ के बात करें, सिस्टम अगर बना लें कि भाई इस तरीके से हमको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बजटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। बजटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जब बजट की बात करते हैं तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। एक, आपकी इनकम क्या है, इनकम में भी आपको देखना है पोस्ट टैक्स इनकम क्या है। इसमें अच्छी बात क्या है, पोस्ट टैक्स, जैसे आपने पोस्ट टैक्स देखा, आपको पता चला मुझे टैक्स देना है, यानी आपकी टैक्स प्लानिंग भी शुरू हो गई। बिल्कुल। जो शायद नहीं तो आप साल के आखिर में करेंगे। बिल्कुल। फिर आपके एक्सपेंसेस क्या है,
एक्सपेंसेस को आप कैटेगराइज कर लीजिए कि हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या है, हमारे यूटिलिटीज क्या है, एंटरटेनमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, इंश्योरेंस में कितना पैसा देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपको बताएगा कि आपका सरप्लस कितना है। जी। जब ये चीजें आप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपने कैटेगराइज कर लिया तो आपको पता चलेगा आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है, क्या आप एंटरटेनमेंट पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहले महीने से परफेक्ट होगा, ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि 2-3 महीने लगेंगे आपको इसको थोड़ा एस्टैब्लिश करने में। उसके बाद आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट मंथ से आपने सोचा कि मुझे एंटरटेनमेंट में इतना खर्चा करना उतना ही होगा, ऐसा नहीं है। उसको समय लगेगा, उस समय तक आपको समझ में आएगा कितना हमारा खर्चा हो रहा है, फिर उसको जाके आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, एस्टैब्लिश कीजिए और उसको डिसिप्लिन कीजिए। आई थिंक आपकी जो इन्वेस्टमेंट सक्सेस होगी लाइफ में, सबसे पहला अहम जो हिस्सा है उसका वो है बजटिंग। अगर आपने वहां पे डिसिप्लिन कर लिया तो सही तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, कभी भी आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं होगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले आप बजट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो भाविन, क्या आपने इस पर कुछ काम शुरू किया है? क्या आपने बजट वर्कआउट किया या आपने अपने फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं एकता के साथ और एकता ने भाविन के साथ? जी कुछ हद तक किए हैं, कुछ हद तक नहीं भी किए। जैसे सर ने भी बताया कि बजटिंग बहुत ही जरूरी होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, और इन्होंने बिल्कुल एक बहुत ही सही बात कही कि कुछ समय लगेगा, डे 1 से ये नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली जब शादी होगी तो ऑब्वियस है कि जब हम बाहर वी वुड टेंड टू गो आउट मोर, वी वुड टेंड टू ईट आउट मोर, थोड़ी सोशलाइजिंग ज्यादा हो जाएगी, सोशलाइजिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो डेफिनेटली फिलहाल तक तो हमने डिस्कशन किया है, लेकिन इस हद तक नहीं किया है। तो यस, आगे भी बिल्कुल। लेकिन स्पेंडिंग हैबिट्स आपकी कैसी हैं? आप बहुत खर्चालू हैं, आप बहुत शॉपिंग करती हैं? नो, भाविन बताएंगे मुझे, आप बताइए इसके बारे में। जी, जहां तक खर्चे की बात आती है तो टचवुड शी इज वेरी वाइज, शी इज नॉट वेरी डिमांडिंग। सो यू आर लकी। I'm lucky. जी बिल्कुल, she is quite wise. She is not very demanding, and she understands when I tell her that this is not a necessity. Then she will understand. But then I can't tell her no for everything. There is something which is required. It is required. So yes, I can't say no for everything. I try my best to give the best what she wants. और भाविन की स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं एकता? I cannot say anything. I guess after me coming into his life, he's got more of control on money. वेरी गुड, दैट्स अ फीमेल स्टेटमेंट मेरे ख्याल से। इनके लाइफ में आने के बाद हेमंत, जैसे कि आप सुन रहे हैं, वो बहुत कंट्रोल्ड हो गए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को लेकर। तो मैं कहती हूँ स्पेंडिंग हैबिट्स, जैसे कि आपने कहा कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बजटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिखना है, जैसा मैंने कहा, इनकम जो है आपकी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और वो बढ़ने में समय लगता है, बहुत समय। हमारी गोल्स एस्पिरेशन बहुत सारे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के हैं, कोई मीडियम टर्म के हैं। उनको पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? और जैसा इन्होंने कहा कि अभी ये हम इनके आने के बाद थोड़ा खर्चा कम कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग, इट्स अ गुड बिगिनिंग। इसीलिए जैसा मैंने कहा था, जब हम बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें एक दूसरे का एटीट्यूड पता चलता है, और उससे पता चलता है कि, और एक और अच्छी चीज यहाँ पे होती है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एज ए टीम बात करते हैं, हमें समझ में आता है कि कौन पार्टनर जो है वो इन्वेस्टमेंट सेवी है या सेविंग के तरह ज्यादा सोचते हैं। तो अपना जो रोल है वो भी डिफाइन कर लीजिए कि ठीक है भाई, अगर ये हमको करना है, इसको डिसिप्लिन कौन करेगा, बजट हमको बनाना है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा। और आई थिंक वहां पे ईगो नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टनर हो जो अच्छा हो उसके अंदर, उनको दीजिए। अल्टीमेटली जो भी बचेगा, जो भी बनेगा, वो आप दोनों के लिए। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोसेस को अगर फॉलो करें, एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेसेस को समझें और उसके हिसाब से अपने लिए रोल भी डिफाइन करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोलेगा कि मैं करना है, ऐसा जैसा मैंने कहा, एज ए टीम आप काम करें, एज ए टीम काम करेंगे। जैसा हम जानते हैं हर चीज में, लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं भाविन और एकता की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे इनकी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के साथ और उसके बाद बात करेंगे इनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने गोल्स कैसे यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
मिनी वैलेंटाइंस डे स्पेशल में आपका स्वागत है। हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी और साथ ही भाविन भाटिया और एकता शाह। यहाँ पे हम कर रहे हैं इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। आप दोनों की शादी होने वाली है। अब हमने बात की थी फर्स्ट सेगमेंट में अबाउट योर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में, बजटिंग की इंपॉर्टेंस हमने बताई थी। लेकिन अब बात करते हैं इनके इंश्योरेंस के बारे में। आपका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो कैसे बना है भाविन? आपने किसी तरह का टर्म प्लान खरीदा हुआ है? कोई हेल्थ कवर आपके पास है? जहां तक हेल्थ कवर का सवाल बनता है तो इनकी कंपनी और मेरी कंपनी दोनों भी हमें हेल्थ कवर देती है। तो फिलहाल हमने इंडिविजुअली तो कोई हेल्थ कवर लिया नहीं है। और जहां तक बनता है लाइफ इंश्योरेंस का सवाल, तो वी हैव सर्टेन मनी बैंक एंड ट्रेडिशनल प्लान्स इन अवर पोर्टफोलियो। करीबन 10 लाख का है मेरा इंश्योरेंस कवर, और इनका तो अभी तक है नहीं। तो शादी के बाद फर्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट इज टू कवर हर फॉर द इंश्योरेंस। सो व्हाट वुड यू रेकमेंड ऑन दैट? आई मीन हाउ वुड वी गो विद इट? आपके हिसाब से हमें कैसे चलना चाहिए? देखिए, जैसा आपने कहा कभी तक रिस्क मैनेजमेंट का एक्चुअली हिस्सा है इंश्योरेंस जो है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फैमिली के लिए। जैसा भवन ने कहा, यहाँ पे इनके पास जो इंश्योरेंस है वो खाली एक यूलिप है और एक मनी बैक पॉलिसी है। ये जो है ट्रेडिशनल प्लान्स होती है। रिस्क मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, बेसिकली 3 रिस्क हैं हमारे साथ। एक हमारी लाइफ को जो रिस्क है, और एक हमारी हेल्थ को रिस्क है, और जो हमने जो प्रॉपर्टी एसेट बनाई है उनको जो रिस्क है। तीनों को सिक्योर करना है हमें। हेल्थ का इन्होंने कहा कि अगर ये सेटिस्फाइड है कि जो आपको कवर मिल रहा है दोनों के लिए एम्प्लॉयज से, तो वो सही है। लेकिन जहां तक प्योर रिस्क कवर का सवाल है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जो आपने प्लान लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? तो चार्जेस ज्यादा है। दूसरे, कभी भी अगर आप 10 साल या 15 साल के रखेंगे तो इनमें रिटर्न उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी आपको इक्विटीज या दूसरे एसेट क्लास से मिल सकती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्योर रिस्क कवर देखें, उसके लिए एक टर्म प्लान देखें। आप दोनों यंग हैं, और एक प्रिंसिपल समझ लीजिए कि जो भी फैमिली मेंबर फैमिली इनकम के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनका रिस्क कवर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं रहे लाइफ में, तो जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आई थिंक सबसे पहले आप टर्म प्लान लीजिए दोनों अपनी दोनों। और एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स एटलीस्ट आपका इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए 5 है तो 50 होना चाहिए, जबकि आपके पास सिर्फ 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है, तो आप मेरे हिसाब से हेवीली अंडर इंश्योर्ड है। सबसे पहले आपको ये करना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, वो है एक इमरजेंसी फंड बनाना। देखिए, हमने बात की अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमने अपने फ्यूचर की बात की। ये सब के लिए हमको पैसा चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। कभी कुछ हो जाए, सडनली एक बड़े अमाउंट की जरूरत हो, तो क्या करेंगे? अगर आपने वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया, तो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद करेंगे। वो मत कीजिए। 3 से 6 महीने का आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक लिक्विड एसेट में, या तो सेविंग बैंक में, या तो किसी लिक्विड फंड में रखिए। ये 3 एस्पेक्ट अगर आप पूरे करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है पूरा होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अलग रखिए, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कितने का टर्म कवर इनको लेना चाहिए? बिकॉज दोनों ही वर्किंग है, दोनों के पास होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने कहा क्योंकि अगर इनके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो थंब रूल है 10 गुना इनकी जो एनुअल इनकम है उसका उतना एटलीस्ट उनके पास होना ही चाहिए आगे जाके। और ये ऐसा नहीं है कि जो आपने आज टर्म कवर लिया वो आपकी लाइफ के लिए ज्यादा है। आपकी इनकम बढ़ेंगी, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, उसके हिसाब से उसको आपको रीअलाइन करना है। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पे मुझे आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। जैसे आपने कहा कि 6 महीने की जो आपकी इनकम है वो होना बहुत जरूरी है। सर, यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने मुझे ये भी सलाह दी है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आप कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे कभी अगर कभी आधी रात अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो आजकल तो हर बड़ी हॉस्पिटल जो है क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है। तो क्या हम आप जो ये कह रहे हैं 6 महीने का जो होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में लिक्विड कैश, उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करके हम क्रेडिट कार्ड के भरोसे नहीं जी सकते? ये क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 2 ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं रेंट पे मूव होने वाला हूँ शादी के बाद, तो मेरी जो टोटल जो मेरी परसेंटेज ऑफ इनकम होनी चाहिए वो कितनी रेंट की तरफ जानी चाहिए? 16%, 20%? आपके हिसाब से क्या सलाह? देखिए, 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसा आपने कहा कि क्रेडिट कार्ड को हम यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है, अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा जंजाल भी बन सकता है। तो आपको वो तो ध्यान रखना ही है। क्या है, जब आप लिक्विड पैसा रखते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सेविंग बैंक में रखना है। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, जहां पे करीब आपको 7 या 8% रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एक तो ये है, जहां तक पॉसिबल हो, जरूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज करने की तो मत कीजिए उसको। तो आई थिंक वो आप कर लीजिए। जहां तक रेंट का सवाल है, इसलिए मैंने आपको कहा बजटिंग बहुत जरूरी है। जब आप बजटिंग करेंगे तो आप देख पाएंगे कितना पैसा आप रेंट के लिए निकाल पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से जो आइडल जो परसेंटेज होना चाहिए कितना होना चाहिए रेंट की? देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली साइज, साथ में कौन रहने वाला, कितनी जगह आपको चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे
पैसा आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, जब आप बजटिंग करेंगे आपको समझ में आएगा। ब्रॉडली जैसे होता है, हम बोलते हैं कि 40 to 50% आपका खर्चा होगा सब मिला के, 20 से 25% अगर आप लोन लेते हैं तो वो होंगे, बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर आपको काम करना है। बट जैसा मैंने कहा, हम सब चाहते हैं बड़ा घर मिले, हम सब चाहते हैं सारी सहूलियत हो, लेकिन वो पॉसिबल है कि नहीं, वो आपको एक अच्छा बजट ही बताता है। यानी जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि आपने जैसे कहा 50 to 55% आपका यूजेज होना चाहिए, 20 to 25% आपकी जो है बाकी की यूजेज। तो आप जो कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट 15 to 18% आपका सैलरी जो है मिनिमम सेविंग में जाना ही चाहिए। मेरे हिसाब से 20 से 25% जाना ही चाहिए। शायद वो इनिशियली वो पॉसिबल ना हो, जैसा हमने पहले बात की। और वो सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट के बाद होनी चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद आप सेव कीजिए मनी, वो एक स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होगी। तो फिलहाल तो हमने बात करी इंश्योरेंस के बारे में और इनके कंटिजेंसी फंड के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ये बताएंगे कि भाविन और एकता अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्हें क्या क्या बदलाव करने होंगे या क्या क्या एडिशन करने होंगे। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी वैलेंटाइंस डे स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम बात करेंगे भाविन और एकता के इन्वेस्टमेंट प्लान की। सर, यहाँ पे जैसे कि भाविन ने शुरुआत में बताया कि कार लेने का इनका गोल है, घर लेना है इन्हें, साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग की भी मेरे ख्याल से इनको शुरुआत कर देनी चाहिए। एक आइडियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का कैसा होना चाहिए? ब्रीफली जानना चाहूंगा, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया अभी तक? जी, इन्वेस्टमेंट यानी जैसे मैंने आपको पहले अभी जस्ट बताया कि टैक्स सेविंग के लिए मैं ELSS प्लान है मेरे पास, और थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड्स है करीबन 2-3, जिनमें मैं हर महीने 5,000-7,000 के करीब में इन्वेस्ट करता हूँ। जी, देखिए अच्छी बात है कि इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो अच्छी शुरुआत की है आपने, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। यानी आपके एक फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात करते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट को थोड़ा प्लान कीजिए। अगर आप प्लान किए बिना करेंगे तो या तो आपने पोर्टफोलियो को बहुत कंजर्वेटिव बना देंगे या आपने एग्रेसिव बना देंगे, क्योंकि आप या तो देख रहे हैं कि इक्विटी से डर लगता है मुझे, या कहीं लगता है कि अगर डेट में अच्छा पैसा मिला तो सारा पैसा वहां डाल देंगे। तो आई थिंक थोड़ा प्लान कीजिए। 2-3 उसके स्टेप्स हैं। एक तो जो भी आपके गोल डिफाइन कर सकते हैं आपकी कर दीजिए, जो शॉर्ट टर्म में आपको अचीव करने हैं, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। जितने भी गोल आप लिस्ट करें उसको आप टाइम होराइजन दे दीजिए, कितना समय आपके पास, और उनको एक टारगेट दे दीजिए। लॉन्ग टर्म गोल के लिए डेफिनेटली इन्फ्लेशन को रख लीजिए, ताकि कहीं आपको शॉर्टफॉल ना हो। ये प्रोसेस जब करेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे किस एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में डालिए, शॉर्ट टर्म का पैसा डेट में डालिए। और जब एसेट क्लास में डालें, डेट में स्पेशली, ऐसी ऑप्शन में डालिए जहां पे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, जैसे म्यूचुअल फंड है। अगर आप ये फॉलो करेंगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए, तो ये तो बात होगी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर, लेकिन अगर अब आप अपने प्यार को एक कदम आगे ले जाकर अब एक साथ जीवन बिताने के बारे में सोच रहे हैं, तो जैसे शादी के लिए कुंडली सही मिलना बहुत जरूरी है, वैसे ही एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए फाइनेंशियल कुंडली के गुण मिलना भी बेहद जरूरी है। तो चलते हैं राशि के पास, और राशि बता रही है कि फाइनेंशियल कुंडली मिलने के लिए एक कपल को क्या क्या बातें जानना जरूरी है। सबसे पहला टिप तो मैं आपको यहाँ ये दूंगी कि एक कपल के बीच कोई भी फाइनेंशियल सीक्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक दूसरे को अपने शौक, अपनी पसंद, अपनी नापसंद के बारे में बताते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मैटर्स पर भी आप जितनी खुलकर बात करेंगे, उतना आपके रिलेशन के लिए, आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, लाइफ के लिए अच्छा है। चाहे वो एक दूसरे की सैलरी की बात हो या फिर लोन की। इसके अलावा कुछ वक्त निकालिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, अपने गोल्स और अपने सपनों के बारे में अपने पार्टनर्स को जरूर बताएं। जैसे अगर आप 6 महीने में कार खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी पार्टनर एक बढ़िया सी वेकेशन के लिए पैसे जोड़ना चाहती है। तो देखें कि कहीं आपके गोल्स क्लैश तो नहीं हो रहे हैं, और कैसे आप दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियल मदद देकर एक दूसरे के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा टिप, यूर माइंड से भरकर आप वी की अप्रोच को बनाएं। शादी के बाद एक जॉइंट अकाउंट जरूर खोलें, साथ ही टैक्स प्लानिंग हो या फिर निवेश करने की योजना, अपने पार्टनर को इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी दें, उनसे ये सब बातें जरूर शेयर करें। लेकिन हाँ, जैसे किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस देना बहुत जरूरी है, वैसे ही एक दूसरे को फाइनेंशियल स्पेस भी जरूर दें। तो अपने पार्टनर की फाइनेंशियल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करें, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करें, और अपने पैसों का हिसाब खुद रखें। वहीं एक हाउस होल्ड बजट जरूर बनाएं, जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा कि जिससे आप अपने खर्चों पर पूरी तरह ट्रैक रख सकते हैं, और साथ ही आप
देख सकेंगे कि कहां आप दोनों मिलकर खर्चों पर कितना और कहां कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कहां जरूरी खर्च जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे के मौके पर एक और टिप कि एक दूसरे को बढ़िया गिफ्ट, सरप्राइजेस और डिनर डेट की प्लानिंग जरूर करते रहे, चाहे इसके लिए आपको अलग से एक सरप्लस क्यों ना बनाना पड़े। ओवर टू कविता। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया राशि इन तमाम टिप्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं भाविन और एकता आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने काफी हद तक यहाँ पे योर मनी में कर दी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।